रोडीज करने के बाद कास्टिंग डायरेक्टर्स मिले जिन्होंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, शायद आपको फेम मिल जाएगा। उस इंसिडेंट के बाद मैं काफ़ी मेरा ब्रेक डाउन हो चुका था, काफ़ी डिप्रेशन में थी। मुझे रेप थ्रेट्स आ रहे थे, मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, मुझे ऐसा बोला गया कि आपको इसको लड़की को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। फिर मेरी ज़िंदगी में आया नमस्कार सारे लोग का जो यहाँ पर आए हैं मुझे सुनने के लिए। जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम श्रेया कालरा है। मैं एक एक्टर हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मुझे इस इंडस्ट्री में 3 साल हो चुके हैं अभी। पर्सनैलिटी की बात करें तो मैं काफ़ी फन लविंग हूँ, काफ़ी बोल्ड हूँ, बहुत बोलती हूँ, चपड़ चपड़ जो जब भी मैट की गीत है मैं वैसी कहीं ना कहीं मैं वैसी हूँ, क्योंकि मुझे बोलना बहुत पसंद है और जो लोगों को सुनना बहुत पसंद है उनसे मेरी काफ़ी बनती है। तो अपनी जर्नी की बात करूँगी, शुरू से शुरुआत करते हैं। तो मेरे घर वाले काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है। उनकी मेंटालिटी इतनी बोल्ड नहीं थी, इतनी मॉडर्न नहीं थी। तो मुझे हमेशा ना सफोकेशन होता था घर में। मुझे ऐसा लगता था यार यहाँ तो मुझे बहुत रोक टोक किया जाता है, मुझे कुछ करने नहीं देते, मुझे फ़ोन नहीं देते थे वो लोग। तो मैंने कॉलेज ख़त्म करते ही मैंने सोचा यार मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बट क्या बड़ा करना है मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगा यार कुछ तो करना है, बट आइडिया आया नहीं था। बचपन से सब हीरोइन बुलाते थे कि यार ये तो हीरोइन बनेगी, डांस अच्छा करती है। बट वो होता है ना, कभी कभी आप अपने सपने किसी को बताते हो तो वो बहुत ऐसा लगता है कि शायद वो मुझे जज करे, शायद वो मेरा मजाक उड़ाए। तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो मैंने सोचा यार अभी लाइफ में कुछ करना है तो इनसे दूर जाना पड़ेगा। आई थिंक वो थॉट सही नहीं था, बट मुझे ऐसा लगा कि यार इनसे दूर चली जाऊंगी तो लाइफ में कुछ कर पाऊंगी, शायद अपनी मर्जी फ्रीडम से जी पाऊंगी, ऐश कर पाऊंगी लाइफ में। तो बहुत मुश्किल के बाद मैंने उन्हें मनाया कि अब मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है पढ़ाई करने, ठीक है। बहुत बहुत दिक्कतों के बाद वो मान गए। फिर मैं जैसी ऑस्ट्रेलिया लैंड हुई, फ्लाइट मेरी जैसी पहुंची, मुझे रियलाइज हुआ यार मुझे पढ़ाई तो करनी ही नहीं है। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मुझे तो एक्ट्रेस बनना था, मुझे तो ये चीज़ करनी ही नहीं है। बट फिर मैंने सोचा अब मेरे घर वालों का इतना पैसा लग गया है तो मैं एक काम करती हूँ, पढ़ाई कर लेती हूँ अपनी 3 साल की पूरी पूरी मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग। उसके बाद एटलीस्ट मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। क्योंकि क्या होता है एक्टिंग में, आपको पता नहीं होता, आप आउटसाइडर होते हो और बहुत ऐसे कहते हैं कि आउटसाइडर्स को एक जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं, टैलेंट काफ़ी होता है बट अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, कॉन्टैक्ट्स नहीं होते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बैकअप प्लान रख लूँ अपने पास रेडी, कि अगर एक्टिंग करियर मेरा काम नहीं किया या मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो मैं कुछ और कर सकती हूँ। तो मैंने 3 साल हर टाइप की नौकरी की वहाँ पर। अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए मैंने वेट्रेसिंग की, मैंने वहाँ बर्तन धोए। आई थिंक सुबह 6:30 बजे मैं जाती थी और 2:30 बजे तक मैं बर्तन धोती थी और लिटरली इतने बड़े बड़े रहते थे, मेरे हाथ पे कट्स लग जाते थे। रिसेप्शनिस्ट की मैंने जॉब की है वहाँ पर, बरिस्ता की जॉब की है। बट हर बार जॉब करते टाइम मैं ये सोचती थी यार मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, जिससे मेरे घर वाले बोले कि यार ये हमारी बेटी है, इसकी वजह से हमें लोग जानते हैं। बट उस टाइम ऐसा हुआ कि नहीं था हाथ में कुछ भी। फिर जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, मुझे याद है एक रात को हम बैठ के, फेब की बात है, 2020 की बात है, हम मेरे फ्रेंड्स सब मिलके हम लोग रोडीज के ऑडिशंस देख रहे थे। और उधर एक बंदा आया था एक ऑडिशन देने। उसका जर्नी इतना इंस्पिरेशनल था ना, उसको देख के मुझे लगा कि यार ये मैं कर सकती हूँ, ये मुझ में बात है, ये शायद मैं रोडीज कर पाऊंगी, क्योंकि मैं काफ़ी बोलती हूँ, बोल्ड हूँ, वोकल हूँ, तो शायद ये कुछ मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। बट मुझे पता नहीं था कि उसका ऑडिशन कैसे देना है या क्या करना है। फिर आई थिंक फेब में मैंने ऑडिशंस देखे और मार्च में कोविड लग गया। अब कोविड ऐसा टाइम था जो सबके लिए डिफ़िकल्ट था, हर कोई फैमिली उस चीज़ से जूझ रही थी और इंडिया में इतना ज़्यादा फैल चुका था। तो मुझे लगा यार इस टाइम पे मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहूँगी तो मैं बहुत ही ख़राब बेटी हूँ। तो मैंने फिर सब छोड़ के, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के मैं वापस इंडिया आ गई अपनी फैमिली के साथ रहने। 1-2 महीने हुए लॉकडाउन में एंड रोडीज़ के ऑडिशंस चालू हुए। ये आई थिंक पूरी हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि रोडीज़ ने एक ऑनलाइन ऑडिशंस कंडक्ट किए थे। और मेरे डैड जो इतना मतलब बोलते कि इस इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, इसमें लोग यूज़ करते हैं और आपको मैनिपुलेट करते हैं गलत चीज़ें करने में, उन्होंने आके मुझे बोला कि क्यों ना तू रोडीज़ के ऑडिशंस देखे। तो मैंने बोला यार ये इतना परिवर्तन कैसे हो गया है इतने टाइम में। बट आई थिंक उन्होंने कुछ देखा होगा कि शायद ये पढ़ाई में कुछ नहीं कर पा रही है, तो इसको इसी में भेज देता हूँ, इसी में सपोर्ट करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुझे ये करना चाहिए।
मुझे लगा यार मैं एक पुशअप नहीं मार सकती, मैं फिजिकली मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मेंटली भी मैं इतनी काफ़ी स्ट्रांग नहीं थी। पर मेरे डैड ने बोला देयर इज नथिंग टू लूज, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा सिलेक्ट नहीं होगी ना, थोड़ी बहुत बेइज्जती होगी, क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, एटलीस्ट दे दे। आई थिंक 6 राउंड्स के बाद 6 दिन में मैंने पुशअप्स मारना सीखे, हर टाइप के पुशअप्स मारना सीखे, मैंने स्क्वाट्स मारना सीखे मेरे भाई से। लकीली उस साल 2020 में जिसके ऑडिशंस में ऑस्ट्रेलिया में बैठ के देख रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैंने बोला था यार मुझे जाना है रोडीज में, और उसी सीजन में एज अ वाइल्ड कार्ड मैं चली गई। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैनिफेस्टेशन काफ़ी काम करता है, मतलब आप जो चीज़ें यूनिवर्स में भेजते हो वो चीज़ें होती हैं एक्चुअली में। अगर आप ऐसे बोलते रहोगे ना यार मैं अनलकी हूँ, मैं अनलकी हूँ, अनलकी हूँ, आपके साथ वही चीज़ें होंगी, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा लाइफ में। अगर आप ये सोचने लगो कि यार मैं लकी हूँ, मैं लकी हूँ, मेरे साथ मैं अच्छी इंसान हूँ, तो मेरे साथ भगवान कभी बुरा नहीं करेंगे, मैं कभी लोगों का बुरा नहीं चाहती, तो मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा, तो आपके साथ वही चीज़ें होती हैं, आपके साथ अच्छी चीज़ें होती हैं। तो वो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि कभी कभी क्या होता है, आप जो चीज़ें नहीं मांगते हो ना वो भी आपको मिल जाती हैं। और उस टाइम मैं इतनी खुश थी, मुझे लगा यार अब मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, अब रोडीज मिल चुका है मुझे, अब मेरी किस्मत बदल जाएगी, मुझे फेम मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे शोहरत इज्जत मिलेगी, ये सब मिलेगा। बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा नहीं हुआ जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। बट एक चीज़ मैंने रोडी से ज़रूर सीखी कि काफ़ी अलग अलग प्राणी के लोग होते हैं इस दुनिया में, उनसे कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे रहना है, एक घर में कैसे बिताना है उनके साथ, उनको कैसे झेलना है। बहुत लोग आपसे बहुत अलग होंगे और सब आपको पसंद नहीं करेंगे, जो कि सच है। आप अपनी ज़िंदगी के मेन कैरेक्टर हो, आप अपनी ज़िंदगी की हीरोइन होगे, बट शायद दूसरी ज़िंदगी की हीरोइन नहीं हो, सब आपको पसंद नहीं करेंगे। तो दूसरों को प्लीज़ करना छोड़ दिया मैंने उसके बाद से। मैंने सोचना बंद कर दिया लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं जैसे चल रही हूँ उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ऑनेस्टली लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपनी लाइफ में इतना बिजी है, शायद वो आपके लिए आपके बारे में 15-20 मिनट बिचिंग करेंगे, आपके बारे में बुराइयां करेंगे, उसके बाद वो किसी और पे चले जाएंगे, किसी और का टॉपिक चूज़ कर लेंगे। जितना हम अपनी इंपॉर्टेंस किसी और की ज़िंदगी में देते हैं, उतना शायद हम किसी और की ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो ये चीज़ मैंने उससे सीखी। जहाँ से मैं आती हूँ, मैं इंदौर से हूँ, और जिस सोसाइटी में मैं रहती थी ना, वहाँ लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या पहना है, आप कहाँ जा रहे हो, आप किसके साथ रहते हो, आप किसके साथ घूम रहे हो, आप लड़कों के साथ घूम रहे हो। तो वहाँ मेरे बारे में बहुत अजीब अजीब चीज़ें बोली जाती थी। और फिर एक इंसिडेंट मुझे याद है उसी साल। कभी कभी क्या होता है, आप बचपने में कुछ चीज़ें कर देते हो और आपको पता नहीं होता है उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। तो मैंने बचपने में रोड सिग्नल पे इंदौर में 2020 की बात है, वहाँ पर मैंने डांस कर दिया सिग्नल पे। मुझे नहीं पता था कि शायद वो मेरी ज़िंदगी का हर्डल बन सकता है। मुझे लगा यार मैं ऐसी फ़न में कर रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी बात है, इतनी बात का बतंगड़ हो जाएगा। वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि मुझ पे 2-4 दिन के अंदर FIR हो गई। काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था। मुझे मुझे मैंने ऐसा लगा कि यार मैं हार चुकी हूँ अब ज़िंदगी में। शायद इससे ज़्यादा मैं अपने घरवालों की बेइज़्ती नहीं करवा सकती। मैंने उनको बहुत डिसअपॉइंट कर दिया है, क्योंकि मेरे लिए ऑनेस्टली मेरे घरवालों के सामने और कोई मैटर नहीं करता। मुझे पता है हर कोई टेम्पररी आपकी ज़िंदगी में, आपके जो घरवाले हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। एंड उन मतलब जब वो मुझे देख रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था शिट यार कुछ गलत हो गया है। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि ना, जो लड़कियाँ चीज़ करती है ना, जो लड़कियाँ एक्शन करती है, उस पे बहुत बवाल हो जाती हैं चीज़ें। शायद वो मेरी गलती होगी, बट इतना बात का बतंगड़ बनना मुझे सही नहीं लगा। शायद मानती हूँ मेरी गलती है, मैंने उस चीज़ के लिए माफ़ी माँगी थी। बट वही चीज़ एक और थोड़े महीने के बाद एक और लड़के ने की थी रोड सिग्नल पे, पर उस पे कोई एक्शन नहीं बना, उसको किसी ने गाली नहीं दी। मुझे रेप थ्रेट्स आ रहे थे, मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, मुझे ऐसा बोला गया कि आपको इसको लड़की को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। ठीक है, मैंने गलती की, मैं मानती हूँ उस चीज़ को। शायद बचपने में आप कर देते हो कुछ चीज़ें, बट इतना सब ट्रोलिंग, इतनी सब चीज़ें झेलना लाइफ में, मुझे नहीं लगता आप किसी को इतना पुट थ्रू करो और उसके बाद अगर वो बंदा कोई स्टेप लेता है तो आपको लगता है अरे यार इसने तो सुसाइड कर लिया, यार इसने तो ये कर लिया, इसको नहीं करना चाहिए था। क्या होता, निकल जाता टाइम, वक्त होता, बीत जाता। बट आप ये समझ रहे हो कि आपने उसको कितना उस चीज़ को उनको इतना दबा दिया कि उनको वो स्टेप लेना पड़ा। आज हम बोलते हैं ना कि यार इसने सुसाइड कर लिया, क्यों कर लिया यार, नहीं करना चाहिए था।
बट शायद हम लोग ये नहीं सोचते कि यार शायद हमने कुछ गलत किया होगा एज ए सोसाइटी, हम कहाँ पीछे जा रहे हैं। एक और इंसिडेंट की बात बताऊंगी। एक बंदा था जो डांस वीडियोस बनाता था, वो गे था, और उस पर लिटरली इतना हेट कमेंट्स आया कि उस बंदे ने 1 हफ्ते के अंदर वो अकाउंट तो डिलीट कर दिया और सुसाइड भी कर लिया। हम लोग इतना पीछे चले गए ना एज ए सोसाइटी। हम लोग कुछ भी कोई इंसान करता है ना अपने मन की, हमको लगता है कि नहीं यार, ये अगर स्टेरियोटाइप के हिसाब से सही नहीं कर रहा है ना, तो ये गलत है। ये अगर अपनी जिंदगी जी रहा है, ये गलत है। और ये अगर अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है, तो ये गलत है। इसको ऐसे सांस लेनी चाहिए, इसको ऐसे बैठना चाहिए, इसको ऐसे उठना चाहिए। तो हम कौन है यार किसी और के जीवन का रोड मैप लिखने के लिए? हम अपना जीवन जीने आए, हमें भगवान जी ने यहाँ भेजा है अपना करने के लिए, तो अपना देखो ना। क्यों किसी और का तुम लोग डिसाइड कर रहे हो कि वो कैसे उसकी जर्नी होनी चाहिए यार, वो कैसा लाइफ जीनी चाहिए? तो उस इंसिडेंट के बाद मैं काफ़ी मेरा ब्रेकडाउन हो चुका था, काफ़ी डिप्रेशन में थी। बट मैंने सोच दिया यार, व्हाट डजंट किल यू इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। मैंने सोचा गिव अप तो मैं नहीं कर सकती। लोग मुझे दबाएंगे, गाली देंगे, जेल में जाने की बातें करेंगे, मुझे रेप थ्रेट देंगे, मैं डरूंगी थोड़ी? मैं डरने आई हूँ? इतनी दूर मैं आई हूँ, मैं डरने तो नहीं आई, मैं पीछे तो नहीं हटूंगी। गलती हुई मुझसे, मैंने माफ़ी मांगी, वो चीज़ रफा दफा हुई। बट एक चीज़ मैंने ज़रूर सीखी कि आपकी ज़िंदगी में सब आपसे बिछड़ जाएंगे। आपके रिलेटिव्स आपको भाव नहीं देंगे, या वो सिर्फ मजाक उड़ाएंगे आपकी बातों का। पर आपके जो घर वाले होते हैं ना, वो आप गलत हो सही हो, हमेशा आपके लिए खड़े होंगे। हाँ, शायद डिसअपॉइंट होंगे आपसे, या उनको आपसे कुछ शिकायतें होंगी, बट वो हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। एंड उसके बाद मैंने सोच लिया यार, अब ना इनका सर कभी नहीं झुकाना है। अब हमेशा कुछ ऐसा करना है कि ये गर्व से बोल सके ये मेरी बेटी है, और ये जो करेगी हम इसका सपोर्ट करेंगे। फिर बहुत कुछ हुआ, बहुत ताने मिले सोसाइटी के कि ये कुछ नहीं बन सकती, ये कुछ कर नहीं सकती लाइफ में, ये नहीं करेगी। मेरा ऐसा हो गया कि यार नहीं रहना मुझे यहाँ। मुझे इंदौर चुभने लगा, जबकि इतना साफ शहर है, बट लोगों के दिल में पता नहीं क्या भरा हुआ है लोगों के लिए। मुझे लगा यहाँ नहीं रह सकती मैं वहाँ से घर वालों को बोल के रोई धोई। मैंने बोला अब मैं मम्मा यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मुझे मुंबई जाना है, मुझे कुछ करना पड़ेगा लाइफ में, मुझे इन लोगों का मुंह बंद कराना पड़ेगा। मैं मुंबई आई, मुझे लगा यार यहाँ पर तो काम ऐसे बिट रहा होगा, मतलब आप आओगे और बोलेंगे आ जाइए मैडम आपके लिए प्रोजेक्ट रेडी है। मैं यहाँ आई, कोई भाव नहीं दे रहा था। मतलब पर क्या मैं खुश रहूंगी? मैं घर आके सुकून की नींद सो पाऊंगी? मैं अपने आप को शीशे में देख पाऊंगी कि यार चलो मैंने कॉम्प्रोमाइज करके ये काम किया है? पर अगर वो काम मुझे अपनी मेहनत पे, अपने टैलेंट और काबिलियत पे नहीं मिला, तो उस काम का क्या फायदा? अगर चलो मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे जा रही हूँ, बट अंदर से मैं खोखली हूँ, तो मैं क्या खुश रह पाऊंगी? तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, पर ऊपर जरूर जाएंगे। बट 20 दिन में ना मेरी हालत टाइट हो गई थी। मैंने अपने बैग्स बांध लिए। मुझे यहाँ पर मैं ये सोच के आई थी कि मुझे काम मिलेगा, मुझे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मुझे यहाँ घर तक नहीं मिल रहा था। मैंने इतना स्ट्रगल किया। उसके बाद अपने फ्रेंड के यहाँ मैं रहती थी। 20 दिन के बाद मेरी हालत टाइट हो गई। मैंने बोला मैं अपने बैग्स पैक करके जा रही हूँ वापस इंदौर, मुझे अपनी कंफर्टेबल लाइफ जीनी है। और मैं रोने धोने लगी और मैं जाने लगी। तब मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि श्रेया, आज अगर तूने गिव अप कर दिया ना, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। फिर शायद वो लोग सही होंगे जो ये कहते थे कि श्रेया कालरा कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, शायद तू उनको सही प्रूव कर देगी। वो बात मेरे मन में रह गई। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेहनत करते हैं, हर दिन एक ब्रिक रखते हैं, उस उम्मीद में कि शायद एक दिन मेरा घर बन जाएगा। फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। 3-4 महीने मुझे घर नहीं मिला। बहुत स्ट्रगल किया मुंबई में। मैं हर जगह ऑडिशंस देने जाती थी, मैंने अपनी हर जगह प्रोफाइल भेजी, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी जिंदगी में आया एक लड़का, एक दोस्त मेरा, जिसका नाम है ऋषभ। उस बंदे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं ऋषभ जायसवाल, बनारस से है वो। भोजपुरी है। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी एक भोजपुरी लड़के से इतनी बन जाएगी जीवन में। मुझे हमेशा ना लगता था कि यार मैं अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी। मुझे लगता था कि शायद मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने में ना खामियां ढूंढती थी। उस बंदे ने मेरे जीवन में आके मुझे बताया कि मेरे अंदर कितनी खूबियां हैं। उसने मुझे सिखाया कि
मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, मुझे वो चीज़ करनी चाहिए, मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं एक शहर छोड़ के अपने दम पे यहाँ रह रही हूँ, कैसे भी करके रह रही हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब मैं उससे नई-नई मिली थी, मैंने उसको ये बोला था कि यार अगर मेरे पास कभी रेंट का प्रॉब्लम हो ना, तो प्लीज़ अपने घर में रख लेना। आज भगवान का शुक्र है कि हम लोग मतलब खुद का घर है एंड हर चीज़ अच्छी चल रही है, बट उस टाइम पे नहीं अच्छी चल रही थी। बट उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उसने मुझे मेरी खूबियाँ बताई एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ मेरी लाइफ जिसने बदली है, वो वही बंदा है, क्योंकि शायद मैं मेंटली ठीक नहीं थी। मैं फिज़िकली लगता होगा कि हाँ यार, ये तो बहुत कॉन्फिडेंट बंदी है यार, ये तो हमेशा खुश-खुश रहती है। बट अंदर ही अंदर आई वाज़ स्ट्रगलिंग, आई वाज़ लाइक नहीं होगा यार मुझसे, नहीं हो पाएगा शायद, नहीं कर पाऊँगी और भाग जाऊँगी मैं मुंबई छोड़ के, क्योंकि कोई काम ही नहीं दे रहा था। और महँगाई इतनी है, रेंट पे करना है, खाना खुद का खाना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा दिखना है, अच्छा लाइफ़स्टाइल जीना है, बट वो सब करने के बाद मैं अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रही थी। उस बंदे ने मुझे सिखाया कि लाइफ़ में ना खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको आपके पास काम होगा, आपके पास पैसा होगा, पर अगर आपके पास प्यार नहीं है ना, तब भी आप खुश नहीं हो। तो लाइफ़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास प्यार है और पैसा नहीं है, तब भी आप खुश नहीं हो। अगर आपके पास पैसा है और प्यार है, हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा एक चीज़ के पीछे मत भागो। पैसा, पैसा, पैसा क्या करेगा पैसा? सब छूट जाएगा यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोचती हूँ ना कि यार मैं ये गाड़ी ले लूँगी तब मुझे खुशी होगी, ये मैं घर ले लूँगी तब मुझे खुशी होगी। पर क्या होगा उन सब चीज़ों से? क्या मैं अभी खुश हूँ? क्योंकि थोड़े टाइम बाद तो शायद मैं कल ऑफ हो गई, तो मेरा तो सब छूट जाएगा। जो बैंक में बैलेंस है, वो छूट जाना है यहाँ पर। जो गाड़ी मैंने इतनी मेहनत से अपनी पसंद की खरीदी थी, वो छूट जाएगी। जो घर मैंने ईएमआई भर-भर के जोड़ा है, अपना बनाया है उसको, वो भी यहाँ छूट जाएगा। तो क्या ये सब मैटर करेगा एक टाइम के बाद? नहीं करेगा। तो क्यों ना हम आज में जिएँ, आज प्रेज़ेंट में जिएँ, आज खुश रहें, आज के बारे में सोचें। ये ना सोचें कि यार ये प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं खुश रहूँगी, ये घर मिलेगा तो मैं खुश रहूँगी, मैं ये यहाँ चली जाऊँगी तो खुश रहूँगी। खुश रहना ही मकसद है ना, तो खुश रहो। आपके हाथ में नहीं है कि आपको कोई प्रोजेक्ट दे दे, आपके हाथ में नहीं है कि आपकी गाड़ी आपको कब मिलेगी, आपके हाथ में आपकी खुशी, उसका आप कंट्रोल ले सकते हो। तो ये क्यों सोचना कि वो होगी तो वो तब मैं खुश रहूँगी। ये सब सीखने के बाद बहुत मुझे उसने थेरेपी दी। मुझे उसके बाद काम मिला। मैंने ब्रांड डील्स की, मैंने कंटेंट बनाना चालू किया, मैंने उसमें कंसिस्टेंसी दिखाई तो मेरा काम बढ़ा। मुझे ब्रांड्स मिले, मुझे वेब सीरीज़ मिले, मुझे म्यूज़िक वीडियोज़ मिले। बट साथ में साथ मैंने कंटेंट बनाना चालू किया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। कल ही मेरे यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लोग जो मुझे जानते भी नहीं हैं, वो मेरे लिए ताली बजाते हैं पीछे बैठ के स्क्रीन के। एंड मेरे रिलेटिव्स मेरी बुराइयां करते होंगे, बट जो जिनको मैं जिनसे मिली भी नहीं हूँ, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। उसके बाद मैंने सोच लिया यार अब ना काम के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि जो आपके जीवन में लिखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप अगर कंपेयर करोगे कि यार उसको ये मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपको वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ और लिखा है। बस आपको थोड़ा-सा सब्र करना है, जो है उसका शुक्र करना है और जो है उसकी कदर करनी है, तभी आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैंने ये सीख लिया है कि अगर आप ज़िंदगी में मज़े नहीं लेते हो ना, तो ज़िंदगी आपके मज़े लेती है। खुश रहो, खाओ-पियो, मज़े करो, अपनी फैमिली से प्यार करो, अपना जीवन जीते रहो और करियर को ना ठीक है सीरियसली लो, बट इतना सीरियसली मत लो कि यार तुम अपना लाइफ ही नहीं जी रहे हो। यू नो आपके बॉस को नहीं फर्क पड़ता है कि अगर आप मतलब आप पूरा दिन काम कर रहे हो, आपने 8-8 घंटे नौकरी की है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो आपको प्रमोशन नहीं देगा। उसको देना होगा तब आप डिजर्व करते हो, आपको मिलेगी वो चीज़। अगर किसी और को मिल रही है, वो उसके हक की लिखी हुई है, वो आपके हक में नहीं लिखी थी उस टाइम। तो कुछ चीज़ें मैंने बस सीखी है कि खुश रहो, किसी चीज़ के पीछे भागो मत। जो आपकी किस्मत में है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगी, स्पेशली जोश टॉक का, जिन्होंने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया एंड मुझे फ़ील कराया कि मैं डिज़र्व करती हूँ एक स्पीच देना। और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इतने सब लोग मुझे सुनने आए एंड
शायद मैंने कुछ सिखाया हो, शायद अभी मैं काफ़ी छोटी हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है लाइफ में, बट आई होप मैंने कुछ सिखाया हो आप सबको। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जहाँ मैं खड़ी हूँ मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, एंड आई होप आई हैव मेड माई पेरेंट्स प्राउड एंड आई मेड ऋषभ प्राउड टू। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।